ओके, सो हम देखने जा रहे हैं हमारे सेक्शंस कौन कौन से हैं। आज हम रिवाइज करेंगे सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 22 तक। सेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 1 बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, जो चैप्टर नंबर 1 में है, और सेकंड में डेफिनेशंस आ जाती हैं सारी। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। अब चैप्टर नंबर 2 जो हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, ये चैप्टर नंबर 2 है। अब इसमें सेक्शन नंबर 3 सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, जिसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है अभी, बस इतना दिया मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ही होने चाहिए कंपनी को फॉर्म करने के लिए। फिर इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 है मेमोरेंडम एंड 5th है आर्टिकल्स, और इनके अल्ट्रेशंस जो हैं इसका दिया हुआ है 13 में और इसका दिया हुआ है 14 में। ओके, तो मेमोरेंडम में क्या क्या है, मेमोरेंडम से रिलेटेड मेमोरेंडम के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं ये सब दिया हुआ है। फिर आता है आर्टिकल्स का, आर्टिकल्स में दिया हुआ है आर्टिकल्स के बारे में क्या क्या होता है। अब 6 आता है एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि इसका सिंपल सा मीनिंग है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल का कोई भी प्रोविज़न एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता, हमेशा एक्ट ही ओवरराइड करेगा। कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं बना सकते जो कंपनीज एक्ट अलाउ ना करता हो। इसके बाद आता है सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इसमें कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, वो सब आता है। फिर सेक्शन 8 कंपनी फिर सेक्शन 8 कंपनी जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स होता है जिन कंपनी का, वो उसके बारे में दिया हुआ है सेक्शन 8 में। फिर हमारा जो 9th आता है सेक्शन नंबर 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किसका, कंपनी का। अगर एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो क्या क्या हो जाता है, परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, कंपनी के पास डिफरेंट पावर्स आ जाती है, कंपनी किसी को स्यू कर सकती है, कोई कंपनी को स्यू कर सकता है। तो ये सब रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट्स हैं। फिर आता है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। एक्चुअली ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स मतलब इनके रजिस्ट्रेशन का, अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर्ड हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट आता है। इसमें क्या इफेक्ट होता है कि कंपनी मेंबर्स के लिए लायबल हो जाती है, मेंबर्स कंपनी के लिए लायबल हो जाते हैं, और मेंबर्स नॉर्मली आपस में लायबल नहीं होते। तो ये सब दिया हुआ है। सेक्शन 11 ओमिटेड है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी जगह सेक्शन 10A इंट्रोड्यूस किया गया है। सेक्शन 10A कहता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा। सेक्शन 10 बताता है कि कोई भी कंपनी बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक आरओसी को उसने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन ना कराई हो, और 180 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन ना दी हो कि सब्सक्राइबर्स ने सारे पैसे पे कर दिए हैं, जो उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था, मेंबर्स ने जिन्होंने सब्सक्राइब किया था एमओए को, उन्होंने सारे पैसे पे कर दिए। तो उसके रिगार्डिंग डिक्लेरेशन देनी पड़ती है 180 डेज़ के अंदर अंदर। तो डायरेक्टर्स ने वो डिक्लेरेशन दे दी, उससे पहले, इन दोनों काम से पहले कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, और अगर ये नहीं होता है तो पेनल्टी आ जाती है फिर। तो सेक्शन 11 तो है ही नहीं, ओमिटेड हो गया ये तो। फिर आता है सेक्शन नंबर 12 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ये सब रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बात करता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कैसा होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इसके अल्ट्रेशन की भी बात करता है। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर चेंज होता है तो उसका चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस की बात ये करता है, लेकिन चेंज जो है कि वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जो चेंज होता है, ये वाला चेंज मेमोरेंडम को अल्टर करता है, इसलिए ये वाला चेंज अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम में इंक्लूड किया गया है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का सारा जो डाटा है वो सेक्शन नंबर 12 में है, लेकिन बस ये जो वन स्टेट टू अनदर वाला चेंज है ये सेक्शन नंबर 13 में लिखा हुआ है, बिकॉज इट लेड्स टू अल्ट्रेशन इन एमओए। सेक्शन नंबर 13 अल्ट्रेशन ऑफ एमओए और 14 अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, ये मैंने पहले ही बता दिया था। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 15 अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। ये सिंपल सा कहते हैं कि अगर आपने अल्ट्रेशन किया है तो आप उसको अल्ट्रेशन किया है तो हर कॉपी में अल्ट्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले अनअल्टर्ड कॉपी जा रही है कहीं पे अल्टर्ड कॉपी जा रही है। जो भी चेंज हुआ है हमारे एमओए और एओए में, वो हर कॉपी में होना चाहिए उनकी। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। अगर कंपनी का नेम या ट्रेडमार्क किसी से सिमिलर है, एग्जिस्टिंग कंपनी से या किसी और कंपनी से, तो उसके केस में रेक्टिफिकेशन कैसे होगा ये वो बताता है। सेक्शन नंबर 16 हमारा रेक्टिफिकेशन के बारे में, नेम ऑफ द कंपनी। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17 कॉपीज ऑफ एमओए एंड एओए टू बी गिवन टू मेंबर्स।
अब ये मेंबर्स अगर कोई डिमांड करता है कि मेरे को एमओए की कॉपी चाहिए, एओए की कॉपी चाहिए, या कोई और एग्रीमेंट और रिजोल्यूशन की डिमांड करता है अगर मेंबर, तो कंपनी बाइंड है कि कंपनी देगी उसको, और विद इन 7 डेज देगी, और इसकी फीस जो मेंबर से ली जाएगी वो एजीएम में डिसाइड होती है। तो सेक्शन नंबर 17 इतना कहता है, और अगर कंपनी नहीं कहती तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी आ जाती है। फिर सेक्शन नंबर 18 कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये क्या कहता है कि कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो उसको अगर दूसरी क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए प्रोविजंस क्या है, इसके लिए थोड़े से प्रोविजंस हैं, तो वो फॉलो करने पड़ेंगे जो भी सेक्शन नंबर 18 में दिए हुए हैं, अगर किसी कंपनी को दूसरी क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्जन कराना है तो। इसके बाद सेक्शन नंबर 19 सब्सिडरी नोट टू होल्ड शेयर्स इन कंपनी। ये कहता है कि कोई भी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी होल्ड करती है होल्डिंग कंपनी में। अब इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 बताता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट कैसे सर्व करना है। इसमें 2 बातें हैं कि अगर कंपनी को और उसके ऑफिसर को, कंपनी को और उसके किसी ऑफिसर को अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट देना है तो आप वो कैसे देंगे, उसके प्रोविजंस हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आरओसी को और मेंबर्स को कंपनी को कोई प्रोविज़न, कोई सब डॉक्यूमेंट देना है, यानी अगर कंपनी को, आरओसी को या कंपनी को, मेंबर्स को कोई डॉक्यूमेंट देना है तो वो कैसे देगी कंपनी। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 21 जो कि ऑथेंटिकेशन की बात करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, प्रोसीडिंग या कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बिहाफ पे ऑथेंटिकेट कब होगा। तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर वो साइन कर दे कोई भी केएमपी या फिर कोई ऑफिसर एम्प्लॉय जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया हो, तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो जाता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ये सब इसमें आता है। और लास्ट में आता है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या कहता है, इसमें आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब बाइंडिंग होते हैं। कोई भी डीड है, कोई भी डीड है उसका बाइंडिंग इफेक्ट क्या होता है, ऑथराइजेशन रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, ये सब इसमें आता है।